Hi guys, you are welcome in this new video. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर JKSB JEE Civil फॉर द अपकमिंग पोस्ट्स इन 2025. दिस इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर JKSB, ठीक है ना, फोकस्ड ऑन JKSB JEE Civil. एंड जो स्टडी मटेरियल है हमारा, दिस इज़ द वेरी बेस्ट स्टडी मटेरियल, ठीक है ना. इट इज़ बेसिकली द कॉम्बो ऑफ द टॉप नॉच स्टडी मटेरियल्स इन इंडिया, नॉट इवन JNK बट इन इंडिया. जो भी आपको इंडिया में टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे कि मेडिजी है, IES मास्टर है, तो उनका ये जो है स्टडी मटेरियल जो है वो कॉम्बो है, और यू कैन से इट्स अ कोलैब of IES master and मेडिजी. So it's a well structured study material, high quality study material, well structured for focused for JKSB JEE Civil. तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आप की, ठीक है. आपका ईच एंड एवरी कोर कंसेप्ट जो है इस स्टडी मटेरियल से क्लियर हो जाएगा. तो और विद इन लेस टाइम आपका जो है कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है. क्रैश कोर्स है, लेकिन इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है. एक तो आपकी मतलब जो JKSB एज फार एज द JKSB JEE Civil एग्ज़ाम इज़ कंसर्न्ड, द सिलेबस इज़ कंसर्न्ड, उसके हिसाब से आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगी. और बिल्कुल उसी लेवल से, JEE के लेवल से ही यहाँ पे आपको इस मटेरियल में जो है हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना. और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी टॉपिक वाइज गेट PYQs एंड ESE PYQs यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विद टॉपिक वाइज, ठीक है ना. तो आज हम शुरू कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स से. सॉइल मैकेनिक्स का जो हम पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ बेसिक डिफिनीशंस एंड सिंपल टेस्ट्स, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू सिलेबस, दिस इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटीरियल, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो डायरेक्टली आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको फ्यूचर में अगर JKSB एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से जो है स्टडी मटेरियल से पढ़ के आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को जो है आप डायरेक्टली पाओगे, ठीक है. जैसे कि हम आगे जब कोर्स कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स स्टडी मटेरियल में आपको मिलेंगे, और उसके रिगार्डिंग उन्हीं के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में भी मिलेंगे, ठीक है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड दिस इज़ अ वेरी बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर JKSB, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस स्टार्ट. तो हम शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, ठीक है. तो पहला यूनिट जो है दैट इज़ द बेसिक डिफिनीशन एंड सिंपल टेस्ट सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. तो पहले हम हाइलाइट्स देखते हैं, चैप्टर हाइलाइट्स. इसमें जो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो एक तो आपका इंट्रोडक्शन पहले होगा, ठीक है, कवर होगा. उसके बाद वोल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप्स हम कवर करेंगे, जो कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ की वोल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप्स है, ठीक है. वेट रिलेशनशिप्स कवर होंगी, वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप्स कवर होंगी, ठीक है. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है. मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स और सिंपल टेस्ट्स. सो दीज आर द चैप्टर हाइलाइट्स, ठीक है. सो नाउ हम शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं. तो बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स जो हम, या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, ये हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली वो सॉइल पे रेस्ट करने वाला है. सो हमें सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो फ्रॉम द बेसिक्स पहले हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना. जो हम अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, वो आपकी बेसिकली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट दे विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है. So now this chapter discusses some of the basic definitions and simple tests and used throughout the subject. सबसे पहले बात आती है फेज डायग्राम की. द फेज डायग्राम इज अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सॉइल. तो आपको पता होगा फेज डायग्राम जो होती है
एक सिंपल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सॉइल की, जिसमें हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं कि सॉइल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, जो रियल सॉइल होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर में देखा, आप देख सकते हो, इट इज़ अ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम जिसमें आपका एयर है, वाटर है एंड सॉलिड्स है। बिकॉज वी नो सॉइल क्या कंसिस्ट करती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। बिकॉज सॉइल में वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में या तो वाटर होगा या एयर होगा, या आपके दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, और सॉलिड्स तो जो है वो होते ही है। सो दिस इज द सॉइल फेज डायग्राम। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम फेज डायग्राम के बारे में जो है यहाँ पे कवर करते हैं। सो the phase diagram is a simple diagrammatic representation of real soil. The phase diagram is also known as block diagram. This is a very important point to be noted here. The phase diagram is also known as block diagram. फेज डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। देखो ऐसी चीज़ें, यही पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसी अप्रोच से जो है जेई की प्रिपरेशन करनी होती है। क्योंकि जेकेएसएस भी क्या करता है, फिर इसी तरीके के पॉइंट्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली फेज डायग्राम के बारे में आपसे वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि फेज डायग्राम जो है वो हर कोई स्टूडेंट तो वो पढ़ता है, उसको पता होगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ये रेयर होती है। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस कोर्स एंड दिस स्टडी मटेरियल इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर जेकेएसएसबी, जेईई सिविल। Now moving to the another point, a soil mass consists of solid particles, water and air, ये हमें पता है, which are segregated and placed separately, known as 3 phase system. तो soil mass में जो water, air and solid particles present होते हैं, ये segregate होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, these are segregated and placed separately होते हैं, known as 3 phase system. इन्हीं को हम सेग्रीगेट करके सेपरेट फेज डायग्राम में सेपरेट से मतलब अलग अलग करके दिखाते हैं तीनों चीज़ों को। ठीक है ना, चाहे वो सॉलिड्स है, वाटर है एंड एयर है, तो इनको हम सेपरेटली जब शो करते हैं डायग्रामेटिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज सिस्टम। दैट इज अ 3 फेज सिस्टम। नाउ a 3 phase system becomes a 2 phase system when the soil is absolutely dry. सो जब आपकी सॉइल ड्राई होगी उस वक्त आपका 3 फेज सिस्टम जो है वो 2 फेज सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होगा, तो सॉइल क्या कंसिस्ट करेगी, सॉलिड्स प्लस एयर। ठीक है ना, और व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, या अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड है उस वक्त सॉइल में सिर्फ सॉलिड्स प्लस वाटर होगा। ठीक है ना, सो दिस इज द कंडीशन व्हेन द 3 फेज डायग्राम बिकम्स 2 फेज सिस्टम। Now in phase diagram volumes are represented on the left side and whereas weights are represented on the right side. ये आपको जो है याद रखना होगा कि फेज डायग्राम में वॉल्यूम्स को हम लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करते हैं और वेट्स को जो है वो राइट साइड रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड वॉल्यूम्स आर वेट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड। नाउ ये हमारे पास एक सॉइल की जो है सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे शो किए गए इस डायग्राम में। तो जो हमारे पास ये है ये जो बड़े बड़े सर्कल्स दिखाए गए हैं, दीज आर सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है ना, सॉलिड्स, ये आपके सॉलिड्स है। उसके बाद यहाँ पे जो एयर वाइड स्पेसेस है, इनमें एक तो एयर है और दूसरा इनमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सो दिस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल। नाउ मूविंग टू द फेज डायग्राम अगेन, यहाँ पे जो इसने बोला कि फेज डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में वॉल्यूम शो होते हैं और इसके राइट साइड में आपके वेट्स शो होते हैं। और फेज डायग्राम में सबसे टॉप पे जो है आपका एयर होता है, मिडल में उसका वाटर होता है और बॉटम पे सॉलिड्स हम शो करते हैं। ठीक है ना, और ये इसी तरह से बिल्कुल आपके रेस्पेक्टिवली शो होते हैं। ठीक है, ऐसा ही कोई रैंडम ऑर्डर नहीं होता है इसका, बिल्कुल जो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके का जो है ऑर्डर होता है इन चीज़ों का। और जो ये है आपके पास वी डब्ल्यू एंड वी एस आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वे आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर, वी डब्ल्यू आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया और वी एस आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपका क्या होता है, दैट इज कंबाइनली कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि एयर एंड वाटर जो है वो आपके वाइड स्पेसेस में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया मिला के। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी इसमें ऐड करते हैं तो देन इट बिकम्स
वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉल्ट्स। वेट ऑफ एयर जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वेट ऑफ एयर को 0 से डिनोट करते हैं, क्योंकि वेट ऑफ एयर जो है दैट इज़ जनरली नेग्लिजिबल। लेकिन वेट ऑफ वाटर जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड। इसी तरह से वेट ऑफ सॉलिड्स कंसिडर किया जाता है। सो टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास जो हो जाएगा आपका, वो आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ एयर उसमें इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज दैट इज़ नेग्लिजिबल। सो नाउ दिस इज़ अ 3 फेज सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ अ 3 फेज सिस्टम। तो अगर एयर और वाटर में दोनों में से किसी को बाहर निकालेंगे तो फिर 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि ड्राई सॉइल एंड सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमने अभी देखा था। नाउ वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप्स हम डिस्कस करते हैं। इन टोटल देयर आर 5 वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप्स, दीज आर एज फॉलोज। पहली वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप हमारे पास है वाइड रेशियो, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है आपका क्या होता है, वाइड रेशियो। यहाँ पे इसने एन से डिनोट किया है, यहाँ पे ई से डिनोट करना चाहिए इसको। सो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज वाइड रेशियो, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वाइड रेशियो इज, रेंज जो होती है वाइड रेशियो की दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वाइड रेशियो कैन नेवर बी जीरो, आपको याद होना चाहिए। वाइड रेशियो जो है वो कभी जीरो नहीं होता है, वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फॉर सम सॉइल्स इट मे हैव अ वैल्यू इवन ग्रेटर देन यूनिटी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। कुछ सॉइल्स के लिए जो वाइड रेशियो होता है वो इवन ग्रेटर देन यूनिटी होता है, ठीक है, और वी कैन से इवन ग्रेटर देन 100%। Now, the wide ratio of coarse grained soils is generally smaller than that of a fine grained soil. Wide ratio of coarse grained soil आपका जनरली क्या होता है, स्मॉलर होता है देन फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। So this is a very important point, that the wide ratio of coarse grained soils is generally smaller than that of a fine grained soil. तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि वाइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज जनरली स्मॉलर देन द फाइन दैट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। डिस्पाइट अगर हम देखेंगे कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होते हैं उसके वाइड साइज जो होता है दैट इज बिगर देन फाइन ग्रेन सॉइल, बट यहाँ पे हम वाइड साइज की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाइड रेशियो है जिसमें हम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द एट ऑफ सॉलिड्स जो है वो कंसिडर करते हैं। सो इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है आपके पास वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है वाइड रेशियो भी जो है जो फाइन ग्रेन सॉइल्स का है वाइड रेशियो वो आपका हायर निकल के आता है, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, पोरासिटी। पोरासिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम्स को हम पोरासिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पोरासिटी इज दैट कि पोरासिटी जो है दैट वो आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है बट लेस देन वन, ठीक है। पोरासिटी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इट इज़ नॉट इक्वल टू वन। ये आपकी कभी यूनिटी के बराबर नहीं होगी, हमेशा ये यूनिटी से लेस होगी, लेकिन जीरो से हमेशा ग्रेटर होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वाइड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। जो पोरासिटी का जो सेकंड नेम है दैट इज परसेंटेज वाइड्स। बोथ पोरासिटी एंड वाइड रेशियो आर द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डेंसनेस। अगर हम पोरासिटी और वाइड रेशियो को कंपेयर करेंगे तो दोनों जो है ये आपके डिग्री ऑफ डेंसनेस होते हैं और लूजनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। लेकिन अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे हम पोरासिटी में हम डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, टोटल वॉल्यूम, लेकिन जब हम वाइड रेशियो कैलकुलेट करते थे वहाँ पे हमने क्या लिया था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओनली, ठीक है ना। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस, बट इन जनरल दे आर द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डेंसनेस और लूजनेस, ठीक है, दोनों। रिलेशनशिप बिटवीन पोरासिटी एंड वाइड रेशियो, ये दो रिलेशंस जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होती हैं। एक होती है कि आपका पोरासिटी जो है दैट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई वन प्लस सी, एंड द सेकंड रिलेशन इज ई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई वन माइनस एन। वाइड रेशियो इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई वन माइनस एन।
जहाँ पे आपका ई जो है वाइड रेशो है, एन जो है दैट इज़ पोरासिटी। यानी अगर आपके पास पोरासिटी गिवन है और आपको वाइड रेशो निकालना है तो ये फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला है वो आप यूज़ करोगे। और अगर आपके पास वाइड रेशो गिवन है और पोरासिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू, ठीक है ना। तो दीज आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अनदर प्रॉपर्टी जो है दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दिस इज अनदर वॉल्यूम रिलेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ voids इन द सॉइल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ void दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में आपकी एक्सप्रेस होती है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके बारे में ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 0 भी हो सकती है एंड इक्वल टू 100 भी हो सकती है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी इक्वल टू 100 और इन बिटवीन 0 एंड 100 भी हो सकती है। जैसे कि फॉर ड्राई सॉइल हम कहते हैं, फॉर ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास 0 निकल के आती है। फॉर सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, ठीक है। और इससे पहले अगर जब हमने पोरासिटी की बात की तो पोरासिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। उसका कोई अपर लिमिट नहीं है पोरासिटी का और ना ही उसका कोई लोअर लिमिट है, उसका कोई लोअर लिमिट भी नहीं है। और अगर हम वॉइड रेशो की बात करेंगे यहाँ पे तो वॉइड रेशो का जो है वॉइड रेशो का भी कोई ना अपर लिमिट है ना उसका लोअर लिमिट है, ठीक है। सो दैट इज इट। बट वॉइड रेशो के बारे में ये है कि वाइड रेशो आपका ग्रेटर देन यूनिटी हो सकता है, लेकिन पोरासिटी जो है दैट इज नेवर ग्रेटर देन यूनिटी, दैट इज लेस देन यूनिटी, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। सो नाउ इट इज परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड क्या है, जो हमारी फोर्थ यहाँ पे रिलेशन है दैट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जैसे कि हमारे पास पोरासिटी होती है इसी तरह से हमारे पास परसेंटेज एयर वाइड से एक रिलेशन है। सो नाउ परसेंटेज एयर वाइड्स जो है आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है एंड 0 के ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। इट कैन बी बट इसका लोअर लिमिट जो है वो 0 होता है। 0 हो सकती है परसेंटेज एयर वाइड, लेकिन 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब अपर लिमिट जो है इसका डिफाइन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम परसेंटेज ईयर वाइड इज लेस और इक्वल टू पोरासिटी, ठीक है ना। पोरासिटी से ग्रेटर नहीं होगी बल्कि उसके लेस और इक्वल होगी, ठीक है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज एयर कॉन्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ voids इन सॉइल। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ voids दैट इज एयर कॉन्टेंट। एयर कॉन्टेंट की रेंज की अगर हम बात करेंगे तो अगेन एयर कॉन्टेंट की जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 100%। 0 भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100% भी हो सकती है। फॉर ड्राई सॉइल एयर कॉन्टेंट इज 100% एंड फॉर सैचुरेटेड सॉइल एयर कॉन्टेंट जो है आपका दैट इज 0। सो दैट इज इट। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एयर कॉन्टेंट, परसेंटेज एयर वाइड्स, पोरासिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एयर कॉन्टेंट, परसेंटेज एयर वाइड, पोरासिटी और ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पहली रिलेशन जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज एयर कॉन्टेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एयर कॉन्टेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 के बराबर होता है। एंड सेकंड रिलेशन जो है आपके पास दैट इज परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू पोरासिटी इनटू एयर कॉन्टेंट। परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोरासिटी एंड एयर कॉन्टेंट। दीज टू relationships should be remembered. Now moving to the another relation that is the weight relationships, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं वेट रिलेशनशिप। उसमें पहली आपकी है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, ये आपका हो गया वाटर कंटेंट। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। रेंज जो है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और अपर लिमिट जो है इसकी नहीं होती है, ठीक है। 0 के इक्वल हो सकती है या 0 के ग्रेटर हो सकती है, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। फॉर ड्राई सॉइल जो है आपका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फॉर सैचुरेटेड सॉइल वाटर कंटेंट आपका 0 से ग्रेटर होता है। द वाटर कंटेंट ऑफ सम ऑफ फाइन ग्रेनेड सॉइल मे बी इवन ग्रेटर देन 100%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर कंटेंट ऑफ सम फाइन ग्रेनेड सॉइल्स आपका 100% से भी ग्रेटर हो सकता है, मीन्स इट कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी। इसीलिए जो है इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, बट इसकी लोअर लिमिट जो है दैट इज 0 फॉर ड्राई सॉइल। नाउ मूविंग टू द अनदर
टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप्स। अब हमारे पास आती हैं वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। वेट रिलेशनशिप हमारे पास एक ही थी, वाटर कंटेंट। अब है वॉल्यूम और वेट दोनों की रिलेशनशिप्स, जिसमें आपका आता है यूनिट वेट, ठीक है ना। द वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट। यूनिट वेट को हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। पहली जो है हमारे पास सॉइल की यूनिट वेट दैट इज बल्क यूनिट वेट, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल यूनिट वेट पर यूनिट टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। सो जो हमारे पास बल्क यूनिट वेट होती है, बल्क यूनिट वेट क्या है आपकी? बल्क यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम दैट इज द बल्क यूनिट वेट। इट इज आल्सो नोन एज वेट यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट, ठीक है। सो बल्क यूनिट वेट को ही हम या तो वेट यूनिट वेट बोलते हैं या फिर टोटल यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज वेट यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट। सो दीज माइन्यूट थिंग्स मैटर अ लॉट फॉर JKSSB जेई एग्जाम, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों पे फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन चीज़ों पर आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके ये चीज़ें जो है आपके पेपर में पूछी जाती हैं। और इसीलिए जो मैंने कहा था कि ये स्टडी मटेरियल जो है ये इसकी यही ख़ास बात है कि ये इन चीज़ों को जो है यहाँ पे फिगर आउट करता है। नाउ द सेकंड यूनिट वेट इज ड्राई यूनिट वेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा डी। इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। दिस इज द ड्राई यूनिट वेट। इसके बाद आता है हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क यूनिट वेट, इट इज द बल्क वेट व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बल्क वेट होता है सॉइल का, मतलब टोटल वेट ऑफ द सॉइल व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। एंड इट इज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल, or we can say total weight of the soil when it is fully saturated upon the total volume, upon it is total volume. This is the saturated unit weight. इसके बाद आता है हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको हम गामा सब, ठीक है, गामा सब से डिनोट करते हैं या फिर गामा डैश से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सबमर्ज्ड वेट पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। दिस इज द सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल, submerged weight of the soil divided by total volume, ठीक है, divided by per unit of total volume. And also ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो submerged unit weight होता है that is equal to the difference between saturated unit weight and the unit weight of water, ठीक है। It is based on the Archimedes principle. This is another important point for the submerged unit weight, that the submerged unit weight जो होता है that is based on the Archimedes principle, that is the buoyancy principle पे ये based होता है, ठीक है। Now फिफ्थ जो हमारे पास वेट यूनिट वेट है that is unit weight of soil solids, ठीक है, unit weight of soil solids gamma s. It is defined as the ratio of weight of solids to the volume of solids, ratio of weight of solids to the volume of solids, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कंसिडर करते हैं एंड वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको यहाँ पे इसने गलत डिनोट किया, इट इज गामा एस, ठीक है, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप मुझे बताओ जो ड्राई यूनिट वेट हमने इससे पहले पढ़ा और ये जो हमने पढ़ा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो ड्राई यूनिट वेट है उसमें हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम कंसिडर करते हैं दैट इज द टोटल वॉल्यूम, और वी कैन से पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, वो आपका टोटल वॉल्यूम के हिसाब से होता है। लेकिन जब हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स की बात करते हैं वहाँ पर हम वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को कंसिडर करते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग जो है, ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी आगे जाके बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दीज मैटर अ लॉट, ठीक है। इनसे डिफरेंस क्या क्रिएट होती है यहाँ पे आपको पता चलेगा, जो हमने यहाँ पे नोट में जो इसने पहले ही यहाँ पे कहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिट वेट्स ऑफ द सॉइल। जो भी हमने अभी जितने भी हमने 5 नंबर यूनिट वेट्स अभी तक पढ़े हैं, इनकी जो है दैट इज द इनकी रिलेशन है
डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रिलेशन है, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा यूनिट वेट जो है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा यूनिट वेट है, सबसे हायर यूनिट वेट जो आता है सॉइल का, दैट इज द गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और जो सबसे लोएस्ट यूनिट वेट है दैट इज गामा डैश, यानी सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज द लोएस्ट यूनिट वेट। और जो हाईएस्ट यूनिट वेट होता है दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स जो है वो हैवी होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसिडर करते हैं, सॉलिड्स आर हैवी, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिट वेट जो है आपका सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। और दिस इज द रिलेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। ये रिलेशन जो है वो एग्जाम में पूछता है। रिलेशन है सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है, सॉरी सॉइल सॉलिड्स का यूनिट वेट जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद जो बड़ा है दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, और उसके बाद आपका बल्क यूनिट वेट यानी टोटल यूनिट वेट आपका बड़ा है, उसके बाद आपका ड्राई यूनिट वेट बड़ा होता है, और सबसे छोटा जो है आपके पास दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो टोटल यूनिट वेट है ना वो आपका सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि सॉइल सॉलिड यूनिट वेट जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। दिस रिलेशन शुड बी रिमेंबर्ड। फॉर ए गिवन soil solid unit weight is constant whereas gamma d that is dry unit weight is not constant, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि जो सॉइल सॉलिड यूनिट वेट होता है हमारे पास वो आपका कांस्टेंट होता है किसी गिवन सॉइल के लिए, दैट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसिडर करते हैं ना, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। और अगर हम गामा डी ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे उसमें हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं। टोटल वॉल्यूम में आपके वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी ऐड होते हैं, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसी तरीके से अगर आपके वाइड्स जो है वो कंप्रेस होते हैं तो वहाँ पे आपको वाइड्स में चेंज देखने को मिलेगी। इसलिए जो है ड्राई यूनिट वेट जो है वो आपका सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब आती है हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। रेशियो ऑफ weight of a given volume of solids, not the given volume of soil but the given volume of solids, to the weight of an equal volume of water at 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कंसिडर की जाती है। एंड ये होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। Unit weight of water at 4 degree Celsius is 1 gram per cc, that is 1 gram per centimeter cube। और अगर हम MKS सिस्टम में देखेंगे तो दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और SI यूनिट्स में आपका 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जनरली G फॉर ऑर्गेनिक सॉइल लाइज बिटवीन, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स की वो ग्रेटर होती है, दैट इज 2.65 टू 2.8। एंड फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस होती है एंड इट लाइज बिटवीन 1.22 टू 1.4। बिकॉज जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल होती है उसमें उसमें जो आपका मैटर होता है, इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हैवी होते हैं, दैट इज वाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल इज ग्रेटर। सो नाउ इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है सॉइल की, दैट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या हम जिसको अपरेंट भी बोलते हैं, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये आपकी यूनिट वेट ऑफ सॉइल होती है टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ टोटल सॉइल लिया जाता है, उसमें आपके वाइड्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। दिस इज द अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन जब हम यूनिट वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कंसिडर करते हैं उसमें हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स लेते हैं, ठीक है। सो दिस डिफरेंस शुड बी रिमेंबर्ड व्हेन द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। नाउ अब जो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसके टाइप्स होते हैं सिचुएशन के कंडीशन के हिसाब से। जब हमारी सॉइल क्या होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी
व्हेन द सॉइल इज ड्राई, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि जब हमारी सॉइल अगर पूरी की तरीके से ड्राई है तो उस वक्त हमारी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। देन अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, apparent specific gravity is gamma sat, saturated unit weight upon unit weight of water. So इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे, जैसे इसने नोट में लिखा है कि जो हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स हो, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, वायरएज अगर हम अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे वो आपकी कांस्टेंट नहीं होती है। एंड अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज लेस देन सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। दिस शुड बी रिमेंबर्ड एन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस है इस यूनिट में हमारे पास, वो यहाँ से आपकी शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये आपकी जितने भी रिलेशंस हैं, रिलेशन नंबर 8 तक यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस गिवन है। ये सारी की सारी रिलेशंस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड ये आपकी सारी आपको रिमेंबर करनी पड़ती होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है यही रिलेशंस आपको फॉर्मूलाज में यूज़ करनी है। डायरेक्ट बेस्ड फार्मूला ही इससे इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं हमारे जेईई सिविल में, लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब आपको ये फार्मूलाज आपके याद होंगे। और इनको सबसे याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इन फार्मूलाज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है, वो प्रैक्टिस करो, उससे आपको याद होंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। पहली रिलेशन है दैट इज ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। यहाँ पे आपका जो ई है दैट इज वाइड रेशो, वाइड रेशो आपका इक्वल होता है डब्ल्यू जी अपॉन एस। डब्ल्यू इज वाटर कॉन्टेंट, जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड एस जो है दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये आपकी पहली रिलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस रिलेशन है, सो शुड बी रिमेंबर्ड, एंड ये ईजी है ना। उसके बाद सेकेंड रिलेशन जो है हमारे पास दैट इज द मेन रिलेशन, जिससे आपकी रिलेशन 3 और रिलेशन 4 जो है, अगर आपको रिलेशन 2 जो है वो आपको याद है अच्छे से, तो रिलेशन 3 और रिलेशन 4 जो है वो आप खुद से बनाओगे। कैसे बनाओगे वो हम देखेंगे। तो रिलेशन 2 में आपका है गामा इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे टोटल यूनिट वेट की बात हो रही है, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। जी प्लस सी एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, जहाँ पे ई क्या है आपका वाइड रेशो, एस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। Now this is the main relation for the total unit weight, g plus cs into gamma w upon 1 plus c. So अगर हम रिलेशन 3 की बात करें दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। यहाँ पे आपका एस जो है वो कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करी, तो हमें पता है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए जो एस की वैल्यू होती है मैक्सिमम दैट इज 1, ठीक है ना। फॉर सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है आपका 1 हो जाएगा, सो ई इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ई। सो इसीलिए हमने यहाँ पे जी प्लस ई जो है लिया है, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो 1 है। सो जी प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी। तो ये फार्मूला आपकी यहीं से इसी में से निकल के आती है, ठीक है। बस क्योंकि हमें पता ही होता है कि सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एस की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इसी तरह से रिलेशन 4 में अगर हम कंसिडर करेंगे वो आपकी ड्राई यूनिट वेट के लिए है, गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। वहाँ पे ई जो ई एस है ये टर्म जो है ये सारी वहाँ पे ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी ड्राई सॉइल है, ड्राई यूनिट वेट आपको कंसिडर करना है। ड्राई यूनिट वेट में आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज़ 0। सो इसलिए अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, ई इंटू एस जो हमारे पास टर्म थी वो आपका ई इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस टर्म विल बी 0, यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी ये टर्म इसमें। सो इसीलिए आपकी जो फाइनल निकल के आएगी फॉर्मूला दैट इज जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सो इस तरह से ये चेंज होती है ये फॉर्मूला फिर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। सो ये आपका था रिलेशन ऑफ द ड्राई डेंसिटी। इसके बाद हमारे पास और रिलेशंस होती हैं, जैसे कि 5th नंबर पे इसने रिलेशन दी है सबमर्जिड यूनिट वेट की, दैट इज इक्वल टू जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी। इसके बाद गामा डी की सब एक और रिलेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो होता है यहाँ पे दैट इज वाटर कॉन्टेंट। उसके बाद एक और रिलेशनशिप है गामा डी की, ड्राई डेंसिटी की। ये रिलेशन हमारे पास
जीरो एयर वाइड लाइन जब हम ड्रा करते हैं कंपैक्शन कर्व में, वहाँ पे ये रिलेशन निकल के आती है। फिलहाल आप यहाँ पे इस रिलेशन को देखो, इसको याद कर लो। ये इसको हम वहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी होती है अच्छे से। नाउ इट इज़ 1 माइनस एन ए, इट इज़ द परसेंटेज एयर कॉन्टेंट, 1 माइनस परसेंटेज एयर कॉन्टेंट इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। अगेन यहाँ पे जो डब्ल्यू है दैट इज़ द वाटर कॉन्टेंट। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली रिलेशन है, रिलेशन नंबर 8। वो क्या है, दैट इज़ V1 अपॉन V2। V1 और V2 जो है दैट इज दीज आर द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉइल सैंपल्स। ठीक है, वो आपके वॉल्यूम्स है दो सॉइल सैंपल्स के, सॉइल सैंपल नंबर 1, सॉइल सैंपल नंबर 2। सो वॉल्यूम ऑफ सैंपल 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल 2 इज इक्वल टू 1 प्लस E1 डिवाइड बाई 1 प्लस E2। E1 एंड E2 आर अगेन wide ratios of the two samples respectively, is equal to gamma D2 upon gamma D1. Now gamma D2 is the dry unit weight of the sample 2 upon dry unit weight of the sample 1. So this should be remembered. ये फॉर्मूला जो है इससे जो है आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व होंगे। कभी जो है आपको इसका इतना पार्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए किसी न्यूमेरिकल को, कभी जो है आपका इतना ही पार्ट काम आएगा। ठीक है, कभी आपके सिर्फ एंड के 2 पार्ट्स जो है वो आपके काम आएंगे तो सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, सो ये आपकी सारी रिलेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं से जो है फिर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नाउ हम अब आ जाते हैं सिंपल टेस्ट्स पे। जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इनको डिटरमाइन करने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सबसे पहला है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। हमारे पास गिवन मेथड्स हैं, इनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है ओवन ड्राइंग मेथड, उसके बाद हमारे पास है टॉर्शन बैलेंस मेथड, उसके बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड। ये 7 मेथड्स जो हैं आपके मेथड्स होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, अब इन मेथड्स को हमने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, JKSSB JEE सिविल को अगर हम कंसर्न में रखते हैं तो इनको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे इन टेस्ट्स के बारे में। ठीक है ना, पहले हम देखते हैं जो हमारा ओन ड्राइंग मेथड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना मेथड दैट इज़ ओन ड्राइंग मेथड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले पॉइंट में कह रहा है इट इज़ अ स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी बेस्ड टेस्ट, आपको पता होना चाहिए ये आपका लेबॉरेटरी बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, दिस इज द नॉट द फील्ड टेस्ट बट लेबॉरेटरी टेस्ट। दिस मेथड यील्ड्स हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ओन ड्राइंग मेथड जो होता है हमारे पास वो आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कॉन्टेंट। ठीक है, हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल इज एट टेम्परेचर बिटवीन 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन फॉर 24 आवर्स। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जो इनऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं ओन ड्राइंग मेथड में उनका टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखते हैं, 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, और वो भी 24 आवर्स के लिए। और अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करेंगे, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड फॉर लॉन्गर टाइम। और जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं उनके लिए जो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है वो 60 डिग्री होता है, मीन्स इनऑर्गेनिक से लेस होता है। और लेकिन जो टाइम पीरियड होता है ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है फॉर द लॉन्गर टाइम। यानी जो हम इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं दैट इज़ 24 आवर्स, यहाँ पे 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम मेंटेन किया जाता है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें दैट इज़ इफ सॉइल कंटेन्स जिप्सम एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड। अगर जिप्सम प्रेजेंट होगा सॉइल में तो फिर 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। द वाटर कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इससे हम वाटर कंटेंट क्या करते हैं फाइंड आउट। वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है जनरली वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में हमारे पास वाटर कंटेंट आएगा। सो दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे हमारे पास जो W2 है बेसिकली वो आपका क्या है, वेट ऑफ कंटेनर विद लिड एंड वेट सॉइल। उसके बाद W3 जो है दैट इज वेट ऑफ कंटेनर विद लिड एंड ड्राई सॉइल। बेसिकली वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल जो है दैट इज W3। वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल वो आपका W2 है। और वेट ऑफ कंटेनर विद लिड
वो आपका है W1। तो ये रिलेशन जो है फिर वाटर कंटेंट को निकालने के लिए W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। सो इससे हमें वाटर कंटेंट मिल जाता है। नाउ तो यहाँ पे ओन ड्राइंग मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी अगर हम सैंड बाथ मेथड की बात करेंगे तो फील्ड मेथड होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसके बारे में आप याद रखो, ये क्विक टेस्ट होता है, ठीक है। दिस इज द क्विकेस्ट टेस्ट, और जो सबसे एक्यूरेट है दैट इज ओन ड्राइंग मेथड। बाकी इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। सो बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? डेंसिटी बोतल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, गैस जार मेथड और श्रिंकेज लिमिट मेथड। और इसमें जो पिक्नोमीटर मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारे मेथड जो है आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए होते हैं। पिक्नोमीटर मेथड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिक्नोमीटर जो है वो हर किसी सॉइल के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर हम W1 ले रहे हैं, ठीक है। फिर वेट ऑफ द कंटेनर प्लस सॉइल आपका W2 है। फिर वेट ऑफ द कंटेनर जिसमें आपका सॉइल प्लस वाटर है दैट इज W3। फिर वेट ऑफ द कंटेनर विद वाटर ओनली दैट इज W4। और इनसे हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन बन के बनती है W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद जो हमारे पास फर्दर जो है ये रिलेशन जो है इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। यानी वाटर कंटेंट से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे इस रिलेशन में निकाल सकते हैं। सो दैट इज इट। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी है पिक्रोमीटर मेथड से, उन वेट्स का जो है यहाँ पे इलॉबरेट किया गया है कि कौन सा वेट जो है वो क्या डिनोट करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डेंसिटी यानी फील्ड डेंसिटी। यानी इससे पहले जो हमने मेथड्स देखे यहाँ पे, ये आपके कौन से मेथड्स थे जो आपके लैब में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरी मेथड्स। फील्ड मेथड्स जो हम फील्ड में जिनसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं, उसमें आपका कोर कटर मेथड आता है और सैंड रिप्लेस मेथड, ठीक है। एंड नोट यहाँ पे ये है कि कोर कटर मेथड इज क्वाइट सुटेबल फॉर द फाइन ग्रेनेड सॉइल, whereas the sand replacement method is suitable for any type of soil. This is a very important note. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सॉलिड एग्जाम्पल, जो कि गेट 1998 में पूछी गई है। तो इसमें आपको बेसिकली आपके पास चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल टन 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ये हमारा यूनिट वेट है जो कि गिवन है यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज 2.67। वाटर कंटेंट आपके पास गिवन है 17%। एज्यूम दैट द यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द फॉलोइंग ड्राई यूनिट वेट हमें कैलकुलेट करना है, पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है, वाइड रेशो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इस तरह के न्यूमेरिकल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी फार्मूलाज जो है हमें रिवाइज होती हैं, ठीक है ना, और उनको याद रखने में जो है वो आसानी हो जाती है। नाउ मूविंग टू द सोल्यूशन। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है दैट इज ड्राई यूनिट वेट। तो इसके लिए हम जो हमारा रिलेशन था गामा डी इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस W, हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। तो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। बल्क यूनिट वेट भी गिवन है दैट इज 6, वाटर कॉन्टेंट हमारा 17% दैट इज 0.17, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो वी विल गेट द ड्राई यूनिट वेट। इसी तरह से हम पोरासिटी में अब ये चीज़ है कि हमें वाइड रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो पहले हम ये वाली रिलेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। बेसिकली गामा डी की रिलेशन है कि गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डी W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है ना। तो यहाँ से हम वाइड रेशो फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग आउट द वाइड रेशो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पोरोसिटी। जो हमारे पास रिलेशन होती है N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E, ठीक है ना। यहाँ से हम पोरोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइनली वी गेट द पोरोसिटी 80.33%। उसके बाद हमें वाइड रेशो जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो वाइड रेशो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। सो नाउ उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू WG अपॉन S एंड वी विल गेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो यहाँ पे जो है
एंड हो गया पहले यूनिट का। पहला यूनिट जो था सिंपल प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट्स, हमारे कवर हो गए सारे, और हमने एक एग्जांपल भी किया है, ठीक है, गेट PYQ से। सो दिस इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। ये थी आपकी ये पहला आपका यूनिट था, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद इसके अगले जितने यूनिट्स जो हैं वो बाकी वीडियोस में हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे आपका पहला यूनिट जो है वो नियर अबाउट 1 आवर में आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, और लेस देन 1 आवर हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी यूनिट्स भी आपके लेस टाइम में ही कंप्लीट होंगे, एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका जो है पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो। और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, और टॉप नॉच स्टडी मटेरियल से जो है यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, जैसे ही हम यहाँ पे आपको यूनिट्स जो है कवर करा रहे हैं, तो आप साथ साथ में जो है अपने स्टडी नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अपनी जगह नोट करके रख सकते हो। तो इससे आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है आपके पास एक अपना स्टडी मटेरियल बन जाएगा, जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो आपके कल को आपको रिवाइज करने में बहुत काम आएंगे। सो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। This was our first video for this crash course. So we will be continuing, ठीक है, in the next videos. So thanks for watching.